नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो मुख्य रूप से दो पार्ट में बनेगा और दोनों पार्ट में 50-50 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर इस टाइप से एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इमेजेस के माध्यम से, इस प्रकार से कंप्यूटर का मेन जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर का जो दो पार्ट अभी बनने वाला है, ये पहला पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट रहेगा। ये दोनों पार्ट को आप लोग मिस मत करिएगा, बहुत विस्तार से इसको देखिएगा। और इसके बाद का जो वीडियो और मैं बनाऊंगा, मतलब ये दो पार्ट के बाद और जो वीडियो रहेगा उसको डायरेक्ट मैं सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में बनाऊंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाऊंगा। तो उसको आप लोग चाहें तो ऐसे टेस्ट दिलाते हैं वैसा टाइप का आप दिला सकते हैं, या फिर सिंपल उसको प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये दो वीडियो शुरू का रहेगा, उसको मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों के दोनों होने वाला है। चलिए, इसका PDF आप लोग हमारे व्हाट्सअप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सभी को बता देता हूँ, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, उसमें क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा व्हाट्सअप खुल जाता है, ठीक है। और अगर व्हाट्सअप वहाँ पर नहीं खुल रहा है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 87 70 18 33 15, ठीक। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और फिर वहाँ पर आपको PDF फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में तो फिलहाल उसको PDF में शामिल नहीं करूँगा। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, उसको मैं वहाँ पर डाल दूँगा। बाकी वीडियो को आप लोग आराम से देखिए और उसके बाद PDF को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा और जानकारी सभी के लिए, अभी 5 अक्टूबर से एपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा, ये सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा है, इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें टोटल 5 मेगा टेस्ट रहेंगे। मेगा टेस्ट मतलब कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। और जिस तरह से एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि जितने सब्जेक्ट से जितने प्रश्न वहाँ पर पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, तो ये वाला आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है। टोटल इसमें 5 टेस्ट है, ठीक है। 5 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर, मतलब कि परसों से ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। आज तो फिलहाल 3 अक्टूबर है, तो परसों से टेस्ट ये स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करके डायरेक्ट भी वहाँ पर बात करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा हमारे CGPSC मैपोलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मिलेगा, या फिर कोर्स का वहाँ पर लिंक मिलेगा। तो कोर्स का लिंक या फिर एप्लीकेशन का लिंक क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ जा करके आप लोग परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, जो कोर्स का एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन में जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में आपको ये जो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप में मैसेज करिए, वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पर QR कोड भेज देंगे, वहीं पर आप पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट जो है ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से ही इससे संबंधित और कोई भी जानकारी होगा तो ये व्हाट्सअप या फिर कॉल करके आप लोग बात कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, ठीक है। किस प्रकार का प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? यह है इम्पैक्ट प्रिंटर का। देखिए, प्रिंटर हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। क्या क्या देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दो चीज़ हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो टाइपराइटर की तरह काम करता है, जैसे कि इस टाइप से होता था ना पहले, ये डेजिबल प्रिंटर है और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो टाइपराइटर की तरह काम करता है, जो कि क्या करते हैं, पेपर तथा इंक रिबन पर दबाव डाल करके प्रिंट करता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो आपको फटाफट जो भी चीज़ें हैं उसको बताते हुए चलूँगा। मेरे ख्याल से आप लोग लगभग पढ़ लिए होंगे। बाकी विस्तार से अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। बिलासपुर गांधी चौक में आपको ऑफलाइन क्लास अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर एक फीता होता है, इस प्रकार से एक रिबन होता है, फीता इस प्रकार से होता है, यहाँ पर भी इस प्रकार से एक रिबन रहेगा, तो उस पर दबाव डाल करके इस प्रकार से उसमें प्रिंट किया जाता है। मतलब कि ये जो रिबन होता है उसी में जो भी रंग हमको प्रिंट करना है वो यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक मतलब कि काला कलर का आपको अगर अक्षर वहाँ पर प्राप्त करना है तो रिबन में काला रंग लगा होगा, नीला प्राप्त करना नीला लगा होगा, लाल चाहिए तो लाल लगा होगा, इस प्रकार से इस रिबन में लगा होता है। तो केवल एक ही प्रकार का आउटपुट प्राप्त होता है ना। ये बोल रहे हैं ना, इंक रिबन पर दबाव डाल करके प्रिंट करता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ ध्यान में रखेगा, इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए दो प्रकार का होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और डेजिबल प्रिंटर होता है, ठीक है। ये दोनों प्रिंटर को आप लोग अच्छे से रट लीजिए, बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लेज़र प्रिंटर, जो फोटो कॉपी आप लोग कराने जाते हैं ना फोटो कॉपी दुकान में,
इस प्रकार से। तो ये लेज़र प्रिंटर होता है, वो आपका क्या होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसी प्रकार से इंकजेट प्रिंटर होता है इस टाइप से, सॉरी ये इस टाइप से है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये ऐसा होता है, फोटो खिंचवाने में जाते हैं ना पासपोर्ट साइज का, जो फोटो आपको निकाल के देते हैं कलरफुल बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये वाला है इंकजेट प्रिंटर। फिलहाल तो मैं यहाँ पर मेरे वजह से छुप गया होगा, तो इस प्रकार से आप लोग इसको है ना देख लीजिएगा इंकजेट प्रिंटर। और उसका ये थर्मल प्रिंटर है, ठीक, इस प्रकार से थर्मल प्रिंटर है। आप लोग पेट्रोल वगैरह डलवाने गए होंगे ना, पेट्रोल पंप में आपको छोटा सा पर्ची काट के देते हैं, तो वो थर्मल प्रिंटर के माध्यम से ही काट कर वहाँ पर पर्ची दिया जाता है। इसमें विद्युत या रासायनिक विधि का प्रयोग करके स्याही का छिड़काव करके प्रिंट किया जाता है। इसमें काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किया जा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही रंग के आउटपुट मिल रहे थे ना, इसमें काला और रंगीन दोनों प्रकार के, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट में क्या रहेगा, काला तथा रंगीन, जैसे कि इसमें है ना, यहाँ पर तो फिलहाल इसमें काला रंग होता है, इसमें कलरफुल इमेज, इसमें भी कलरफुल आप लोग प्रिंट वहाँ पर निकाला जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह पोर्ट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरण से जोड़ता है। कौन सा पोर्ट है जो कि साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के उपकरणों से जोड़ता है, ये बोल रहा है, तो ये मिडी पोर्ट है, ठीक है। देखिए मिडी पोर्ट होता क्या है, कैसे दिखाई देता है, आपको समझना है। यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मिडी का अर्थ क्या है, नाम को ही सुन करके परेशान होकर घबरा जाते हैं। देखो ये मिडी इंटरफेस, मिडी इंटरफेस हम इसको कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखो सिंथेसाइजर है इस प्रकार से, इसको आप लोग देखे होंगे शादी बर बिहाव में यहाँ पर बजाते रहते हैं, है ना। तो ये सिंथेसाइजर होता है, तो इसको जैसे कि इसमें आप इस प्रकार से इसको दबा करके बजाएंगे, है ना। इसको जब बजाएंगे तो इसमें से जो साउंड सिग्नल है वो इस प्रकार से इसमें जाएगा, पहले मिडी में जाएगा, और फिर मिडी क्या करते हो, साउंड सिग्नल को फिर कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल में बदल करके। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिडी इंटरफेस का उपयोग ध्वनि संकेतों को डिजिटल डाटा में बदलने के लिए होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, डिजिटल डाटा को ही समझ पाता है, 0 और 1 के फॉर्म को ही समझ पाता है। उसको आप अगर एनालॉग सिग्नल के रूप में देंगे वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। 1 1 0 1 0 1 0 इसी को आप लोग मतलब कंप्यूटर समझ पाता है। मतलब कि जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, जो आपका 1 और 0 होता है, उसी को कंप्यूटर समझ पाता है। बाकी 1 2 3 4 आप लोग बोलेंगे तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ABCD उस चीज़ को कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। तो डिजिटल डाटा में बदलता है, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में बदल देता है। कौन बदल देता है, ये मिडी इंटरफेस बदल देता है। इसका सिग्नल को इस प्रकार से, मतलब कि इसका साउंड सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में मतलब कि 1 0 1 1 इस प्रकार से 0 1 के रूप में बदल देगा और कंप्यूटर को देगा। तथा क्या बोल रहा है, पुनः डिजिटल डाटा को ध्वनि संकेत में बदल देता है। मतलब कि अगर फिर से अगर हमको कंप्यूटर से इस प्रकार से, है ना, कंप्यूटर से अगर हमको इस प्रकार मान चलिए यहाँ पर स्पीकर लगा करके आप यहाँ पर साउंड इस प्रकार से चलाना चाहते हैं, ठीक है। आपको स्पीकर लगा कर वहाँ पर आपको ये जो भी बजा रहे हैं उसको बजाना है, तो कंप्यूटर से फिर वो सिग्नल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये देखो ये डिजिटल डाटा फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, साउंड सिग्नल में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे, देखो पुनः डिजिटल डाटा ध्वनि सिग्नल में, मतलब ध्वनि संकेतों में बदल जाता है, ये बोल रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप स्पीकर लगा देंगे इस प्रकार से, फिर से वो ध्वनि संकेत में बदल जाएगा। तो सिंपल है, मिडी इंटरफेस करता क्या है, यहाँ से वो लेता है साउंड सिग्नल को कंप्यूटर में भेजता है, कंप्यूटर में क्या भेजता है, वो डिजिटल डाटा के रूप में भेजता है। और कंप्यूटर में इस प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से आपको फिर से उसको साउंड सिग्नल में परिवर्तित करना है, तो फिर से मिडी इंटरफेस यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर वो साउंड सिग्नल के रूप में फिर से परिवर्तित करके दे देगा, ठीक है। तो मिडी जो होता है ध्वनि उत्पादक यंत्र जैसे कि सिंथेसाइजर को नियंत्रित व संचालित करता है, ठीक है। यही आपका मिडी इंटरफेस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका नाम होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मिडी इंटरफेस क्या होता है, ऐसे आपको दिखाई देगा, बहुत बार इसको आप लोग देखे भी होंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी के से संबंधित है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। फिलहाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, ये हमसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग देखिएगा, चतुर्थ पीढ़ी के जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं ना, तो वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था। देखो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, इस टाइप से एक छोटा सा चिप आप लोग कंप्यूटर में देखे होंगे, है ना। ये तो सभी आप लोग देखे होंगे, राइजन का, इंटेल i5, है ना, कोर i5, इस प्रकार से ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है आप सभी ने देखा होगा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इस टाइप से यहाँ पर इसको लगाया जाता है, इसके ऊपर एक फैन लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ऊपर में तो फैन लगा होता है। तो एक प्रकार से चिप होता है, सेमीकंडक्टर चिप होता है, मतलब कि जो अर्धचालक चिप होता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, मस्तिष्क या फिर हृदय कहलाता है, क्योंकि इसी में कंप्यूटर की जो भी
जो प्रोसेसिंग का जो काम होता है यहीं पर होता है, ठीक है। इसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशन होता है वो इसी में होता है, मतलब कि पूरा जो कैलकुलेशन करने का जो काम होता है ना वो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। तो कंप्यूटर का मेन जो पार्ट अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो सब इसी में करता है, ठीक है। तो ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। जैसे कि हम लोग देखते हैं पहला पीढ़ी कंप्यूटर में क्या देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब देखते हैं, दूसरे पीढ़ी कंप्यूटर में क्या देखते हैं, ट्रांजिस्टर देखते हैं, तीसरे पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग आईसी सर्किट देखते हैं। और जब आईसी सर्किट का आविष्कार हुआ उसके बाद फिर यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ ना, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से ही हम यहाँ पर मानकर चले कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट ही आगे चल करके आपका है ना इस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर के रूप में छोटा, उसको करते करते छोटा रूप में हमको ये माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार फिर किया गया था ना, इसको ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से ही, मतलब कि आईसी सर्किट के माध्यम से ही और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रैम बनता है, रोम बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बनता है, और वो सभी चीज़ें भी आपका सेमीकंडक्टर से ही बना होता है, मतलब कि अर्धचालक से बना होता है। अब देखिए सीपीयू का भाग नहीं है बोल रहा है, ठीक है। कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, जैसे हम लोग सीपीयू देखते हैं तो उसमें मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जब हम लोग सीपीयू जब देखते हैं, मतलब कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं, सीपीयू मतलब वही माइक्रो प्रोसेसर ही, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग क्या देखते हैं कि 3 प्रकार से इसमें यूनिट होता है, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर मेमोरी यूनिट रहेगा, ठीक है, दूसरा होगा कंट्रोल यूनिट, तीसरा होगा एएलयू, ठीक है। बीच में फिलहाल एएलयू लिखेगा, बीच में इस प्रकार से एएलयू रहेगा, एएलयू, और एक ऊपर में कंट्रोल यूनिट बना लीजिए और नीचे में यहाँ पर मेमोरी यूनिट बना लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 यूनिट होता है जो कि सीपीयू का भाग होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। एएलयू क्या करता है, जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है कंप्यूटर में, जो कैलकुलेशन वाला जो भी चीज़ें हैं, और अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन वाला, लॉजिकल जो ऑपरेशन है मतलब कि कैलकुलेशन और लॉजिकल जो भी ऑपरेशन होता है कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर में ही होता है, और वो कहाँ होता है, एएलयू में होता है ना, ध्यान में रखिएगा। एएलयू फिलहाल इसको भी फिलहाल इतना डिटेल से नहीं समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए रहता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसमें, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। देखो इसमें 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो 3 प्रकार से इसमें होता है, देखो मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। फिलहाल यहाँ पर शायद मैं हूँ तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इधर साइड में इनपुट आउटपुट होता है, बट ये इसका भाग नहीं है, मान कर चलेगा ना, सीपीयू का भाग इसमें नहीं है, हम इसको ऐसे लेकर के चलेंगे। इनपुट यहाँ से देते हैं, इनपुट यहाँ से देते हैं, कैलकुलेशन वगैरह जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है एएलयू में होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट यहाँ पर स्टोर कर करके जो भी डेटा है उसको स्टोर करके वहाँ पर रखता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आउटपुट हमको प्राप्त होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर का वह भाग, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर कंप्यूटर के सभी अंक गणितीय व तार्किक कार्य, मतलब कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पर संपन्न होते हैं। यह एक सर्किट चिप होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एक प्रकार से सर्किट चिप, अभी चिप मैंने आपको दिखाया ना, सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर व कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट के बारे में बात किया जा रहा है ना, इसमें मेमोरी यूनिट होता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट इसमें होता है। तो ये जो मेमोरी यूनिट होता है ये रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर ये होता है। रजिस्टर क्या होता है फिलहाल अभी समझा पाना पॉसिबल नहीं है, उसको समझाने के लिए कम से कम मुझे आधे घंटे का और समय लग जाएगा वरना, ठीक है। तो रजिस्टर होता है एक प्रकार से मेमोरी होता है। तो रजिस्टर मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, इस प्रकार से, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में या फिर सीपीयू में डाटा को प्रोसेसिंग का कार्य माइक्रो प्रोसेसर द्वारा ही किया जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। दिमाग या फिर मस्तिष्क कहलाता है, इसको कंप्यूटर का हृदय भी कहेंगे ना, ध्यान में रखिएगा। मस्तिष्क भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोल यूनिट, सॉरी सीपीयू, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, कैसे दिखाई देता है, ऐसे देखिए। प्रथम पीढ़ी के जब कंप्यूटर हम लोग देखते हैं ना, लगभग 1945 के आसपास से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आया, ठीक है। ये डेट को ध्यान में रखिएगा, ये लगभग इसीलिए लिखा गया यहाँ पर देखिए। निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था, जैसे कि निर्वात ट्यूब है। निर्वात ट्यूब में आप लोग देखेंगे ना, अंदर में छोटे छोटे डिवाइस इस प्रकार से लगा हुआ है, इस प्रकार छोटे छोटे डिवाइस लगा हुआ है। तो इसके निर्वात ट्यूब में इस प्रकार से डिवाइस अंदर में रखने का रीज़न ये है कि अंदर में जितना भी जो गैस है, निर्वात मतलब कि जो गैस है उसको बाहर खींच लिया जाता है, मतलब कि वो अंदर में निर्वात पैदा कर दिया जाता है। अंदर में गैस को खींच करके बाहर निकाल देते हैं, अंदर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि इसके अंदर अब गैस नहीं है, मतलब कि अंदर में निर्वात है। तो जो भी डिवाइस हम लोगों ने इसमें इसके अंदर मतलब कि निर्वात ट्यूब के अंदर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर हमने रखा हुआ है, वो डिवाइस सुरक्षित रहेगा। मतलब उसको अगर वो गर्म होता है तो जलने की संभावना वहाँ पर नहीं होगी। अगर अंदर में ऑक्सीजन रहेगा तो जलने की संभावना रहती है, लेकिन अंदर से ऑक्सीजन हम निकाल दिए हैं, मतलब वो सुरक्षित है।
तो इस प्रकार से पहले निर्वात ट्यूब होता था, ये बड़े बड़े इस प्रकार से चैम्बर बने होते थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, तो बड़े बड़े इस प्रकार से चैम्बर होते थे, और इन चैम्बर में इस प्रकार से छोटा छोटा आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये चमकीला चमकीला आपको दिख रहा है, वो सारा का सारा निर्वात ट्यूब होता था। ठीक, यही निर्वात ट्यूब यहाँ पर ये लगा हुआ है सभी में, देखो इस प्रकार से ये सभी निर्वात ट्यूब है। तो ये जो निर्वात ट्यूब है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग होता था। ये प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर तैयार हुआ था उसमें मशीन भाषा का प्रयोग करते थे, मतलब कि 0101 जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको हम लोग प्रयोग करते थे, और ये पंच कार्ड के माध्यम से, ठीक है, ये पंच कार्ड है, तो इसी पंच कार्ड के माध्यम से जो भी डेटा है उसको इनपुट आउटपुट जो भी दिया जाता था, डेटा को स्टोर करके, मतलब कि अगर स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो पंच कार्ड का प्रयोग करते थे स्टोरेज के रूप में। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड को स्टोरेज के, जिससे कोई मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं ना, मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, तो उस समय इस प्रकार से पंच कार्ड को ही क्या करते थे, एज ए स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अभी थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, इसका विस्तार से अगर मुझसे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, तो हमारा कोर्सेस अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हम लोग डेली लेते हैं, तो वहाँ पर आप लोग मतलब कि लाइव क्लास में भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, CGPSC मैपलॉजी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर नंबर मैंने बताया हुआ स्टार्टिंग में, उस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत विस्तार से मैं कंप्यूटर का जो भी चीज़ें हैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक के कंप्यूटर को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पंच कार्ड हम लोगों ने समझा। ठीक है, पंच कार्ड इस प्रकार से होता है, इसमें गणना करना बहुत समय लगता था, 10 पे घात -3 है। ठीक है, 10 पे घात -3 यहाँ पर ऊपर में लगाइएगा इसको, ठीक है, नीचे आ गया है, तो 10 पे घात -3 सेकंड का जो समय है वो लगता था। ठीक है, 10 पे घात -3 सेकंड का समय गणना करने में लगता था। यानी एक इडबैक इसका इस प्रकार से सिंपल सा कुछ उदाहरण है। ठीक है, इसका आकार बहुत बड़ा हो, देखो बहुत बड़ा आकार का है ना, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, उससे भी बड़ा कंप्यूटर वहाँ पर दिख रहा है, पूरा कमरा भर जाता था, इतना बड़ा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर रहता था। सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर जैसे ही आया, थोड़ा सा उसका आकार छोटा हो गया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था, वहाँ पर जो कैसेट होता है, रील वाला जो कैसेट पहले आता था ना, गाना वाना अपन सुनते थे, उन सब का आविष्कार हो गया, जिसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं, उन सब का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो कंप्यूटर का आकार है वो छोटा होता गया, अधिक ऊर्जा खपत करता था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। तो ये जो भी चीज़ें हैं प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित जो भी डिटेल है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में हम लोग इस प्रकार से समझ लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कुछ दिन बंद होने के बाद भी कुछ डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे कि टाइम डेट को अपडेटेड रखता है। जैसे कि कंप्यूटर को मैं भी लैपटॉप को यहाँ पर बंद करके रख दूंगा, अगले दिन मैं फिर से खोलूंगा तो यहाँ पर देखूंगा डेट और टाइम वही है जो मेरे घड़ी में है। ठीक है, मतलब डेट और टाइम इसके पीछे नहीं हुआ है, कंप्यूटर भले वहाँ पर बंद पड़ा हुआ था लेकिन डेट और टाइम अभी भी अपडेटेड है। तो ये क्यों होता है? ठीक है, ये हुआ तो हुआ क्यों, कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ? तो ये होता है CMOS चिप के माध्यम से। देखो कंप्यूटर का मदरबोर्ड में आप लोग चेक करेंगे तो इस प्रकार से एक छोटा सा चिप लगा होता है, मतलब कि सेल लगा होता है, छोटा सेल लगा होता है, और इस सेल के नीचे में, ठीक है, यहाँ पर सेल के नीचे में इस वाले भाग में सेल के नीचे क्या होता है, चिप लगा होता है, और चिप को कहते हैं CMOS चिप। क्या कहते हैं? CMOS चिप कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो CMOS चिप होता है उसके ऊपर में उस चिप को पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पर बैटरी लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर चिप रहेगा, इस वाले भाग में यहाँ पर क्या रहेगा, वो चिप लगा रहेगा, और यहाँ पर ये छोटा सा क्या लगा हुआ है, छोटा सा बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी क्या करेगा, उस चिप को पावर सप्लाई करते रहेगा। मतलब कंप्यूटर अगर बंद है, आपने पावर वहाँ से हटा मतलब कट कर दिया है, उसके बाद भी क्या रहेगा, कंप्यूटर वहाँ पर यहाँ पर जो CMOS चिप है वो चलते रहेगा। ठीक है, ये CMOS जो चिप है वो वहाँ पर काम करते रहेगा। और CMOS चिप का काम क्या होता है, टाइम को, डेट को, और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अपडेट करके रखना। ठीक है, अब देखो ये छोटा सा सिंपल सा ये बैटरी छोटा सेल लगा हुआ है, तो इसका पावर कितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं रहता। तो इसका सिर्फ काम इतना ही होता है कि टाइम, डेट, इन सब चीज़ों को वो अपडेट करके रखता है। तो इसके नीचे में यहाँ पर ध्यान से आप लोग कभी खोल खाल के देखेंगे, काट तो आपको पुराना वाला मदरबोर्ड अगर मिल जाएगा ना, तो खोल के देखेंगे तो छोटा सा आपको चिप देखने को मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, CMOS चिप कहते हैं। ठीक है, तो यही कंप्यूटर का जो डेट और टाइम है उन सब चीज़ों को क्या करता है, अपडेट करके रखता है।
अब देखिए, यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय तक या कुछ दिन के बाद भी ऑन किया जाता है तो वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ठीक, वो जो चीज़ मैं समझाया हूँ वही सब चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं, सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं CMOS चिप में स्टोर रहती हैं। ठीक, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या फिर ले लीजिए इसको। CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर, CMOS चिप मेमोरी, ठीक, इसको क्या कहते हैं, CMOS चिप मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक प्रकार क्या है, वो मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा होता है जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी CMOS मेमोरी काम करता रहता है। ठीक है, जो चीज़ मैं आप लोग को समझाया हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और बाकी इसका जो भी चीज़ें हैं आगे हम लोग और कुछ आएगा समझ लेंगे। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रिंटर को, ठीक है, ध्यान में किसको बोल रहे हैं, प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, सिस्टम यूनिट मतलब कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग करते हैं, USB करते हैं, पैरेलल करते हैं, सीरियल करते हैं, नेटवर्क करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, पैरेलल पोर्ट को करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे पोर्ट आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए पैरेलल पोर्ट इस प्रकार से, ये पैरेलल पोर्ट दिया हुआ है, सीरियल पोर्ट दिया हुआ है, इस प्रकार से सीरियल पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे इस प्रकार से माउस को कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए और USB कनेक्ट करने के लिए। फ़ोन वगैरह जब आप लोग चार्ज करते हैं ना तो USB केबल से ही आप लोग उसको कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर में अगर आपको कनेक्ट करके चार्ज करना है, फिर डेटा ट्रांसफर करना है तो USB के माध्यम से ही कनेक्ट होगा। यहाँ पर भी 2 USB है और यहाँ पर LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क का यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, ये LAN। इसी प्रकार से आपको ये इन आउट जो भी माइक वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं ना, माइक वगैरह लगा सकते हैं, एयरफोन वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं ना, वो सब चीज़। ठीक है, ये VGA पोर्ट है, यहाँ पर मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग इस प्रकार से पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, माउस के लिए, इधर कीबोर्ड के लिए है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ये मॉनिटर के लिए है, ये प्रिंटर के लिए है। देखो ये जो पैरेलल पोर्ट होता है ना, जो पैरेलल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट में बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ पैरेलली ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब कि सीरियल पोर्ट में एक एक करके डेटा ट्रांसफर होता है और पैरेलल पोर्ट में एक साथ बहुत सारे डेटा इस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं। तो बहुत सारे डेटा एक साथ ट्रांसफर होते हैं इस पैरेलल पोर्ट में। इसी वजह से इस पोर्ट का उपयोग हम लोग प्रिंटर के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं, प्रिंटर के लिए करते हैं। जो बड़े बड़े जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे पेरिफेरल डिवाइस होता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, है ना, और मॉनिटर फिलहाल अभी आपका इस पोर्ट में भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये पैरेलल पोर्ट में भी मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है। बहुत सारे मॉनिटर होते हैं जिसको पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। तो प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये कुछ पेरिफेरल डिवाइस ऐसे हैं जिसको बहुत ज़्यादा डेटा एट ए टाइम ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो डिवाइस होता है उनको पैरेलल पोर्ट में, कंप्यूटर का जो पैरेलल पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये प्रिंटर के यहाँ पर छोटा सा आपको निशान भी दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से पैरेलल पोर्ट है। इसी पैरेलल पोर्ट में क्या करते हैं, प्रिंटर को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से हम लोग पोर्ट देखें, पैरेलल और सीरियल पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट है, बाकी इस प्रकार से सीरियल पोर्ट होता है, ये साउंड वगैरह कनेक्ट करने के लिए है, USB केबल वगैरह के लिए सब इस प्रकार से LAN पोर्ट है। बाकी ये माउस, कीबोर्ड, ये सब कनेक्ट करने के लिए अलग अलग यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको हल्का सा आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। जो चीज़ मैं समझाया वही सब चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, माउस वगैरह कनेक्ट करना है ना तो वहाँ पर सीरियल पोर्ट कहलाएगा, क्योंकि सिंपल एक एक डेटा ट्रांसफर वहाँ पर होता है। ऐसा कोई ज़्यादा उसमें है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर में, प्रोजेक्टर में, ये सब में बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से वहाँ पर उसको पैरेलल पोर्ट का उपयोग करते हैं। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ पर 3 प्रकार के हम लोग तीन प्रकार के मेमोरी हम लोग देखने वाले हैं। मेमोरी डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे तो स्टोरेज 3 प्रकार का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है बोल रहे हैं ना। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, देखिए CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, तीनों के तीनों तो ऑप्टिकल है। जीप डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। अब देखो, स्टोरेज जो डिवाइस होता है उसको हम लोग 3 प्रकार से देखते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। 3 प्रकार के डिवाइस देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्टोरेज, जो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है उसको हम लोग देखते हैं। मतलब कि स्टोरेज डिवाइस 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। जैसे कि आप लोगों ने कैसेट सुना होगा, बचपन में हम लोग देखे ना, कैसेट रील लगाया होता था, रील इसमें लगा रहता था, इस प्रकार से घूमता था, इस प्रकार से अगर वो निकल गया तो पूरा बिखर जाता था, ऐसा टाइप का होता था। तो इस प्रकार के जो कैसेट है मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज है ना, ध्यान में रखेगा, क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज है। इसी प्रकार से फ्लॉपी डिस्क का है, ये इस प्रकार से हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा होता है तो ये हार्ड डिस्क हो गया। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखेगा। फ्लॉपी डिस्क हो गया आपका,
ये जो कैसेट होता है ना, मैग्नेटिक टेप बोलते हैं इसको, ये और ये हार्ड डिस्क, ये सभी क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, फिक्स्ड हार्ड डिस्क या फिर पोर्टेबल हार्ड डिस्क, और मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क, ये सभी के सभी क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इस प्रकार से जो आप लोग ये देखते हैं ना, CD DVD ब्लू रे डिस्क आप लोग देखे होंगे बचपन में, आप लोग उसमें मूवी वगैरह 4-5 मूवी स्टोर रहता था, उसको फिर हम लोग घर में CD होता था उसमें लगा करके इस प्रकार से देखते थे। तो ऑप्टिकल स्टोरेज, जो ऑप्टिकल स्टोरेज है उसमें क्या क्या आता है, CD DVD है ना, ये CD रोम DVD रोम, CDR है, रिकॉर्डेबल इसको कहते हैं, R का फुल फॉर्म यहाँ पर है, और रीराइटेबल इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है, CD DVD रीराइटेबल और DVD रैम। ठीक है, इस सब का अर्थ क्या होता है ना, किसको हम रिकॉर्डेबल बोल रहे हैं, किसको रीराइटेबल बोल रहे हैं, इसका फिलहाल अभी यहाँ पर समझा पाना पॉसिबल नहीं है, क्लासेस वगैरह अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर विस्तार से अपन समझ लेंगे। ब्लू रे डिस्क होता है, तो ये सभी इस प्रकार से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। बस आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था, ये सभी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। और इसी प्रकार से होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं ना, वो सभी क्या है, सॉलिड स्टेट है। पेन ड्राइव, USB ड्राइव, ये सभी क्या होता है, ये सभी क्या होता है, आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। फ्लैश मेमोरी, मतलब कि जो पेन ड्राइव अगर यूज़ करते हैं ना, उसी को बोल रहा है फ्लैश मेमोरी। तो ये सभी क्या होता है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव है, ये मेमोरी कार्ड है, इस प्रकार से ये सभी SSD है। कंप्यूटर में आजकल SSD लगा रहे हैं, हार्ड डिस्क पहले ये लगाते थे, मतलब कि ये जो फिक्स्ड जो हार्ड डिस्क है वो लगाया जाता था, तो फिक्स्ड हार्ड डिस्क की जगह अब क्या कर रहे हैं, SSD यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस प्रकार से SSD होता है, सर्च करेंगे गूगल में, सॉलिड स्टेट डिवाइस को कहलाता है। तो इस सॉलिड स्टेट डिवाइस को किसमें लगाते हैं, कंप्यूटर में अब लगाया जा रहा है। ये फास्ट होता है ना, यहाँ पर जो चिप होता है, चिप के माध्यम से वो बना होता है, तो इसका क्या होता है, जो गति होती है वो तीव्र होती है, स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, छोटा रहेगा लेकिन स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा रहेगा, और क्या रहेगा, उसकी गति भी तीव्र रहेगी। तो इस प्रकार से अब हार्ड डिस्क की जगह धीरे धीरे अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जो SSD होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क का उपयोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। CD DVD का उपयोग तो लगभग बहुत कम हो चुका है, अब धीरे धीरे सॉलिड स्टेट डिवाइस का उपयोग यहाँ पर ज़्यादा हम लोग करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है बोल रहा है। ठीक है, कौन सा सर्च इंजन है, बिंग बोल रहा है, जीमेल बोल रहा है, गूगल सीट बोल रहा है, लिनक्स बोल रहा है। देखो जीमेल तो नहीं है, ध्यान में रखिएगा, जीमेल नहीं है, गूगल सीट ये भी नहीं है। ठीक है, गूगल सीट जिसमें अपन फाइल वगैरह बना कर रखते हैं ना, सीट वगैरह, वो सब, लिनक्स ये भी नहीं है। इसका बिंग सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर सर्च इंजन का नाम लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे कि गूगल एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है, याहू, बिंग, ठीक है, डक गो और यांडेक्स और ये बाइडू, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। तो ये 4-5 जो सर्च इंजन है, यहाँ पर 6 सर्च इंजन है, इनका नाम आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। एग्जाम में बार बार जो एग्जाम में आता है ना, यही सब आता है। ठीक, गूगल आता है, याहू, बिंग, ये सब, डक, यही सब एग्जाम में आपका आता है। तो ये इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, इनका नाम कम से कम आप लोग रट के याद रखिएगा, बाकी याद रहे या ना रहे। अगले देखिए, एक्सेल फार्मूला शुरू होता है, किससे शुरू होता है, और ये शुरू होता है आपके बराबर से। ठीक है, बराबर का जो साइन है ना, वहाँ से एक्सेल में फार्मूला मतलब कि शुरू होता है। एक्सेल फाइल आप लोग बनाएंगे तो वहाँ पर अगर कुछ फार्मूला आपको बनाना है, जैसे मान कर चलो कुछ कैलकुलेशन वगैरह वहाँ पर करना है ना, तो वहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला शुरुआत होता है बराबर के निशान से। ठीक है, एक्सेल वगैरह फिलहाल अभी उसको समझाना टाइम वेस्ट होगा, बाकी उसको छोड़ो अभी। कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर में कॉपी करता है। ठीक है, वो कौन सा प्रोग्राम है जो क्या करता है, इंटरनेट पर अपने आप को कॉपी करता है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, वॉर्म्स क्या करता है, इंटरनेट पर स्वयं का कॉपी बनाते जाता है। ठीक है, स्वयं का क्या करता है, इंटरनेट पर कॉपी बनाता है। अभी कोई एग्जाम में इसको पूछा गया था, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर पूछा जाएगा ना, इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर में अपने आप को कौन सा प्रोग्राम है जो कि कॉपी करते जाता है, तो ये होता है वॉर्म्स। यहाँ पर देखिए, वॉर्म के बारे में समझिए। ठीक है, वॉर्म का एक कंप्यूटर वॉर्म इज कंप्यूटर मालवेयर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स, मतलब कि अपने आप को कॉपी करता है, बोल रहा है रिप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। इट ऑफन यूज ए कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड इटसेल्फ, मतलब कि स्वयं क्या करता है, ये कॉपी होता जाता है, स्वयं अपने फैलता जाता है। देखो, स्प्रेड इटसेल्फ बोल रहे हैं, मतलब कि स्वयं क्या होते हैं, तो कॉपी होते जाता है। और ये इंटरनेट का उपयोग करता है, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है अपने आप को कॉपी करने के लिए। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, इस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके इस प्रकार। तो कंप्यूटर का नेटवर्क का प्रयोग करके क्या करता है, ये जो वॉर्म होता है वो स्प्रेड होता जाता है ना। तो इसके बारे में पूछा गया था, इसका आंसर क्या रहेगा, वॉर्म सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां,
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आधार कंप्यूटर का कौन सा है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। बाइनरी लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 1 0 इस प्रकार से इस भाषा को समझ पाता है। आप लोग ABCD लिख कर देंगे ना, 1 2 3 4 5 लिख कर देंगे, कंप्यूटर नहीं समझेगा उसको हमको पहले चेंज करना पड़ता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर, ये सब होते हैं चेंज करने के लिए। जो प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली भाषा में मतलब कि असेंबली भाषा में फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है ना प्रोग्राम, वो सबको क्या करता है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर चेंज करता है पहले बाइनरी भाषा में। ये 0 1 के फॉर्म में पहले चेंज किया जाता है, उसके बाद फिर कंप्यूटर उसको समझ पाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। कंप्यूटर का मुख्य आधार अगर पूछा जाएगा तो क्या है, बाइनरी अंकगणित है, जो कि कंप्यूटर का मुख्य आधार है। कंप्यूटर क्योंकि उसी भाषा को समझ पाता है, बाकी कोई भी भाषा को नहीं समझ पाता है। फोटो को, इमेजेस वगैरह को, जैसे कि आप लोग साउंड, इमेज, ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये सबको हम लोग समझ पाते हैं ये क्या है कैसा है, लेकिन कंप्यूटर में वो चीज़ स्टोर होता है या फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है तो 0 और 1 के फॉर्म में करता है। चाहे वो साउंड हो, चाहे आपका फोटोज़ हो या फिर वीडियोस हो, जो भी रहेगा उसको कंप्यूटर क्या करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में ही उसमें कंप्यूटर में उसको स्टोर करके रखा जाता है। और 0 1 के ही फॉर्म में क्या होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के लिए उसको 0 और 1 ही चाहिए, मतलब कि बाइनरी भाषा को ही कंप्यूटर समझ पाता है। गीगो पद कंप्यूटर के किस विशेषता से संबंधित है, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये शुद्धता से संबंधित है, ठीक है। कंप्यूटर को आप जैसा देंगे वैसा आउटपुट आपको मिलेगा, मतलब कि अगर आप खराब तरह से उपयोग करेंगे तो खराब आउटपुट देगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस प्रकार से बोल रहे हैं। 13वां देखिए, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताओ। एक छोटा डेटाबेस बनाने के लिए, गणना करता है, ठीक है, अकाउंटिंग करता है, सभी करता है, ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग तो ये सभी फील्ड में किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर के कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट, मैं भी आपको कुछ समय पहले समझाया था इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी, ठीक है, मैंने क्या समझा था आपको। तीसरी पीढ़ी क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। जो IC सर्किट है ना, इस प्रकार से IC सर्किट होता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में आप देखेंगे इस प्रकार से चिप लगा होता है, ऐसे ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से कुछ लिखा रहेगा, तो इंटीग्रेटेड चिप होता है, IC सर्किट होता है। तो ये तीसरी पीढ़ी पर आधारित थी। पहले पीढ़ी में हम लोग वैक्यूम ट्यूब देखा, दूसरी पीढ़ी में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर देखा, तीसरी पीढ़ी में IC सर्किट देखा। याद रखने के लिए याद रखेगा ये I है और C है, तो I और C को आप लोग चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, 3 जैसे दिखाई देगा ना, ऐसे I को C के अंदर ऐसे घुसा दीजिए तो कैसे बन जाएगा, ये 3 ऐसे दिखाई देगा IC, तो याद रह जाएगा, ठीक है। I और C ऐसे, ये I और यहाँ पे ये C, तो इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखेगा। चौथी पीढ़ी में हम लोग क्या देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में आता है, इसको भी याद रखने के लिए सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये 4 इसकी भुजाएं हैं, इस 4 प्रकार से है ना, 4 कोना या फिर 4 भुजा, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर चौकोर होता है ना, चौकोर होता है, तो चौकोर से 4 याद रखेगा। तो ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में ये आपका माइक्रो प्रोसेसर हमको देखने को मिला। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को मालूम होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स उत्पन्न करता है, ठीक है, कौन सी अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स उत्पन्न करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है प्लॉटर, ठीक है। बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह जो बना होता है ना, बैनर पोस्टर वगैरह आप देखे होंगे रोड के किनारे, इस प्रकार से हमारा मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है या फिर कोचिंग वगैरह का बैनर पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा होर्डिंग वगैरह लगा होता है, तो वो सब किस में प्रिंट होता है, छोटा सा तो आपको प्रिंटर में प्रिंट होगा नहीं, तो इसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग करते हैं। और इसमें बहुत अच्छा ग्राफिक्स का, मतलब कि बहुत हाई गुणवत्ता वाला जो ग्राफिक्स होता है उसका उपयोग करके इसका प्रिंट करते हैं, ठीक है। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स, 2 चीज़ हम लोग देखते हैं। तो रास्टर ग्राफिक्स जो होता है उसका उपयोग फिलहाल वहाँ पर नहीं करते हैं। वेक्टर जो ग्राफिक्स होता है उसका उपयोग यहाँ पर प्लॉटर में प्रिंट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो बड़ा बड़ा जो बैनर पोस्टर होर्डिंग होता है वो सभी प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, ठीक है, उसमें वेक्टर ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता बोल रहे हैं, ठीक है, कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता, देखो पेज प्रिंटर कर सकता है, थर्मल प्रिंटर कर सकता है, इंकजेट प्रिंटर कर सकता है, और तीनों के तीनों यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हम लोगों ने देखा ना प्रिंटर वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखा, तो ये सब क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। डेजिबल प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं बोला है ना, तो डेजिबल ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ध्यान में रखिएगा। 18वां देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, अभी मैं जस्ट आप लोगों को समझाया हूँ कौन कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स है, ड्रम प्रिंटर ये भी है, ठीक है, ये दोनों के दोनों है। अब देखिए यहाँ पर कैसे है टाइप्स ऑफ प्रिंटर जब हम लोग देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
तो इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो प्रकार होता है, कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत क्या क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजिबल प्रिंटर आता है। ये दोनों के इमेज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, शुरुआती एक दो क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका इमेज देख लिया है, वहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, एक बार चेक करिए। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर दो प्रिंटर होते हैं जो कि कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है, और ये दोनों क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर भी होता है, जैसे कि ड्रम प्रिंटर होता है, चैन प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है, ये सभी क्या होता है, लाइन प्रिंटर होते हैं। इसी प्रकार से आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी तीन प्रकार से यहाँ पर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। इसका भी इमेज मैं आपको पिछला जो क्वेश्चन है उसमें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार जाकर उसको दोबारा चेकआउट करिएगा, आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कंप्यूटर को अलग अलग टाइप में बांटा गया है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 1900 देखिए, एक इनपुट डिवाइस जो पेपर पेंसिल निशान पढ़ सकता है, ये बोल रहा है। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम जब देते हैं ना, OMR शीट अपन भरते हैं, गोल 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 को इस प्रकार बबल भरते हैं, इस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में अपन भरते हैं ना, ABCD जो भी इसका सही आंसर है हम लोग इस प्रकार से इसको ऐसे से भरते हैं। तो ये जो भी अपन करते हैं, ये आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से इसको रीड किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से क्या करते हैं, रीड किया जाता है। ये बोल रहा है जो डिवाइस वह एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है, ठीक है। जो पेंसिल के निशान हम लोग ने इस प्रकार से गोल गोल बबल्स जो भरा है ना, एग्जाम हॉल में आप लोग PSC या फिर व्यापक एग्जाम देने जाएंगे तो बबल्स वहाँ पर भरने को देता है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि इस प्रकार से आपको आंसर शीट जो वहाँ पर दिया जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार से बबल्स भरते हैं, उस बबल्स को रीड किस में किया जाता है, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से ही वो जो बबल्स होते हैं उसको रीड किया जाता है। मतलब कि जो निशान होते हैं, मतलब कि जो पेंसिल के निशान हम लगाए रहते हैं ना, पेन से निशान जो लगाए रहते हैं उसको रीड वहाँ पर किया जाता है। किसके माध्यम से करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलो फिलहाल उसको फोटो नहीं डाला हूँ, उसका था बट नहीं यहाँ पर डाला हूँ, ठीक है। एक बार सर्च करके देखिएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, ऐसे गूगल में आपको फोटो दिख जाएगा। पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देता है, कौन देता है, यह देता है डुप्लेक्सर। अगर पेपर में एक प्रकार मतलब एक ही साइड में प्रिंट करना है तो प्रिंटर का उपयोग करते हैं। अगर दोनों साइड पैरेलली आपको एक मतलब कि प्रिंट करते जाना है तो है ना, दोनों साइड अगर प्रिंट आपको करना है तो उस कंडीशन में डुप्लेक्सर का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 21 में देखिए, टॉगल कुंजी नहीं है, ठीक है, टॉगल कुंजी नहीं है ये बोले जा रहे हैं। नम लॉक टॉगल है, कैप्स लॉक टॉगल है और स्क्रॉल लॉक ये भी टॉगल है। तीनों के तीनों क्या है, टॉगल कुंजी है। आंसर कौन होगा, ESC, ठीक है, ESC, ठीक है। ये क्या चीज़ है, टॉगल कुंजी नहीं है। माउस का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था, डगलस एंजल बर्ड, ठीक है, इसने माउस का आविष्कार किया था। एग्जाम में फिलहाल अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा इसको। 23 में देखिए, निम्न में से कौन सा भंडारण क्षमता 25 GB या उससे अधिक डेटा भंडारित कर सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। कौन कर सकता है, फ्लॉपी डिस्क नहीं कर सकता। इसका अगर स्टोरेज क्षमता देखेंगे ना 1.44 इस प्रकार से MB होता है, बहुत कम होता है इसको स्टोरेज क्षमता फ्लॉपी डिस्क का। DVD का भी कम होता है, CD का भी कम होता है। ये ब्लू रे डिस्क सही आंसर इसका, ठीक है। ब्लू रे डिस्क में 25 GB या 25 GB से ज़्यादा का भंडारण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसको समझिए, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है, ये बोल रहे, ठीक है। गलत कथन का चुनना है हमको, और ये फ्लॉपी डिस्क है। यहाँ पर 144 MB दिया है ना, 144 ना होकर के 1.44 MB है ये, ठीक है, ऐसे हैं। ये होना चाहिए किसका, इसका होना चाहिए, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का कितना होना चाहिए, मतलब कितना रहता है, इतना रहता है। बाकी CD का कितना होता है, 700 MB होता है, ठीक है, ये सही है। DVD का 4.7 GB होता है। ब्लू रे डिस्क का 25 GB से अधिक होता है, इस प्रकार से 25 से लेकर के 25 से अधिक इस प्रकार से है। ये 4.7 है, 4.7 से लेकर के 8.7 इस प्रकार से ये DVD का होता है। तो ये मिनिमम इसका स्टोरेज क्षमता है, मतलब कि मिनिमम कितना होता है अगर पूछा आएगा ना, तो फ्लॉपी डिस्क कितना बोलेंगे, 1.44 MB, 1.44 MB। इसका पूछा जाएगा मिनिमम कितना, तो 700, इसका 4.7, इसका 25 GB। इस प्रकार से इनका मानक भंडारण क्षमता, ठीक है, मानक भंडारण क्षमता है, बाकी इसके ऊपर भी होता है, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क का हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, 25 या 25 GB से अधिक, ठीक है। ब्लू रे डिस्क का 25 या 25 से अधिक, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क का। गलत कथन हमको चुनने के लिए बोला गया था ना, फ्लॉपी डिस्क, ये गलत दिया है, इसको 1.44 MB होना चाहिए था। 25 से देखिए, कंप्यूटर चिप बना होता है, कंप्यूटर चिप किसका बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन का, आयरन ऑक्साइड का, या फिर क्रोमियम का, या फिर सिलिका का बोल रहा है, ठीक है। पहला सिलिका था।
कंप्यूटर चिप किसका बना होता है बताइए? सिलिका का, आयरन ऑक्साइड का, क्रोमियम का, सिलिकॉन का, इसका बना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में जितना भी डिवाइस आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि आईसी सर्किट देखें, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर आप सेमी ट्रांजिस्टर देखेंगे। कंप्यूटर का जो हृदय, मस्तिष्क, माइक्रो प्रोसेसर, वो भी एक चिप होता है। तो ये किसके माध्यम से बनता है? सिलिकॉन का बनता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। तो इन अर्धचालक के माध्यम से ही कंप्यूटर का मैक्सिमम जो कंपोनेंट होता है, मदरबोर्ड में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि अर्धचालक के माध्यम से, सिलिकॉन के माध्यम से बनाते हैं ना। ये न तो चालक की तरह, मतलब कि ये कुछ हद तक चालक की तरह व्यवहार करेंगे, कुछ हद तक के अर्धचालक, मतलब कि दोनों के बीच की स्थिति होती है। जो सिलिकॉन होता है ना, मतलब कि जो अर्धचालक होते हैं, दोनों के बीच की स्थिति होती है। तो एक कंप्यूटर का चिप किससे बना होता है अगर पूछा जाएगा तो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, मतलब कि कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका बना होता है? तो वो भी सिलिकॉन का बना होता है। आईसी सर्किट किसका बनता है? तो वो भी सिलिकॉन का बनता है। ट्रांजिस्टर किससे बनता है? तो वो भी आपका अर्धचालक से बनता है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तरह का किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें लेज़र तकनीक का उपयोग करते हैं। जो सीडी डीवीडी होता है ना, उसमें डेटा को लिखने के लिए, फिर डेटा को रीड करने के लिए या फिर उसमें राइट करने के लिए, डेटा को उसमें डालने के लिए, फिर डेटा हमको वहाँ से रीड भी करना है, तो वहाँ पर लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार देखो, ये सीडी है, ठीक है, ये डीवीडी है, ये ब्लू रे डिस्क है। तो सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क में आप लोग वहाँ पर जब उसको जूम करके माइक्रोस्कोप में आप लोग देखेंगे तो ऐसा टाइप का उसमें क्या होता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से स्पॉटेड होता है। ये बीम देखो, यहाँ पर ये लाल रंग का लेज़र बीम यहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रहा है। ये भी लाल रंग का लेज़र बीम है यहाँ पर, और ये ब्लू रंग का लेज़र बीम है जो कि ब्लू रे डिस्क में उपयोग करते हैं। ठीक है, ब्लू रे डिस्क आप लोग जानते हैं ना, ब्लू रे डिस्क हम लोग भी अभी जस्ट देखें ब्लू रे डिस्क। तो एक सीडी होता है, एक डीवीडी होता है, एक ब्लू रे डिस्क होता है। तो ब्लू रे डिस्क में आपका ब्लू कलर का यहाँ पर लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों में रेड कलर का लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं। सीडी और डीवीडी में लाल रंग का जो लेज़र बीम होता है उसका प्रयोग करते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य का अंतर होता है। इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, वो धीरे धीरे इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर 780 है, 780 nm है, नैनोमीटर है, और यहाँ पर 650 है, यहाँ पर 400 nm है। तो इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है, वेवलेंथ इनका क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। वेवलेंथ कम होते जा रहा है। इस प्रकार से उनका जो लेज़र बीम है उसका कलर यहाँ पर परिवर्तित हो जा रहा है, रेड है, फिर यहाँ पर ब्लू है। तो सीडी डीवीडी में लाल रंग का लेज़र बीम को प्रयोग करेंगे। याद रखें कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू रंग का लेज़र बीम को प्रयोग करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार एग्जाम में ये आता है। ठीक है, भंडार देखो, भंडारण माध्यम, स्टोरेज मीडियम होना चाहिए। ठीक है, मीडिया लिखा गया। भंडारण जो माध्यम होता है सीडी, ठीक है, मतलब कि सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पर जो मैं डाला हूँ ना, सब एग्जाम में आ चुका है। तो कौन से रंग का लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं अभी मैं समझा दिया। सीडी सूचनाओं को पढ़ने व लिखने हेतु कौन से लेज़र बीम को प्रयोग करता है? तो वो करता है लाल रंग के लेज़र बीम का प्रयोग। ठीक है, अभी जस्ट देखें ना, यहाँ पर ये सीडी है, देखो ये सीडी है। सीडी क्या कर रहे हैं? लाल रंग के लेज़र बीम को प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक डेटा, मतलब कि सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सिस से बोल रहे हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सिस कौन सा है? हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप में आपको इसका PDF भेज देंगे। व्हाट्सअप पे आप लोग ले लीजिएगा PDF, वहाँ पर आपको नोट डाउन करने या फिर स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत उसको कंपाइल करके देता हूँ, ऐसा नहीं किसी PDF को नहीं, वहाँ पर कंपाइल करके, मतलब छोटा करके, लगभग ये 3-4 पेज में इसको मैं शामिल करके आपको भेज देता हूँ। ऐसा टाइप का है PDF। इससे पहले वाला भी जो वीडियो है, अभी हम लोगों ने जो बहुत सारी अधिनियम वगैरह का हम लोगों ने वीडियो देखा एपेक्स बैंक के लिए, वो सबको भी मैंने सेंड किया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक, मतलब कि सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस है, ये पूछा जा रहा है ना। सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस तो कौन सा है ये? 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस बोल रहा है। हाँ, ये है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है? सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस है। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक तो सीरियल या फिर सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस देखते हैं। ठीक है, यह सिक्वेंशियल होता है, और एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। यहाँ पर देखो, ये जितना भी यहाँ पर ऊपर में और है ना, रैम, हार्ड डिस्क, रोम, ये सभी क्या होता है? ये सभी क्या चीज़ है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। यहाँ पर CD DVD जो होता है ना, वो भी आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। मतलब कि जैसे कि आपको एक गाना आप सुन रहे हैं, एक वीडियो आप देख रहे हैं, उसको आप चाहते हैं कि 10वां वीडियो सीधा मुझे 10वां वीडियो को देखना है, या फिर सीधा मुझे 10वें नंबर का जो गाना है उसको सुनना है, 11वें नंबर का गाना सुनना है, 20वें नंबर का, 50वें नंबर गाना सुनना है। तो एक ही बार में आप वहाँ पर जम कर जाते हैं, ये सब में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। ठीक है, CD DVD ये सब होता है। ब्लू रे डिस्क के एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह जो होता है, पेन ड्राइव वगैरह जो होता है, फ्लैश मेमोरी वगैरह जो होता है ना,
मेमोरी कार्ड वगैरह जो होता है उसमें क्या करते हैं आप, एक गाना सुन रहे हैं 10वें गाना सुन सकते हैं, 20वें गाना सुन सकते हैं, 100वें गाना पे कोई भी गाना कभी भी किसी भी समय वहाँ पर चला सकते हैं। लेकिन जो कैसेट पहले के ज़माने में इस प्रकार से जो मैग्नेटिक टेप होता था, जिसको कैसेट के नाम से आप लोग जानते हैं, मैग्नेटिक टेप इसको कहते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक टेप होता था, इस मैग्नेटिक टेप में ध्यान से देखेंगे तो एक गाना चलेगा, उसके बाद दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, वो सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर सीरियल या फिर सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस। ठीक है, सीरियल या फिर सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस, इसी वजह से, क्योंकि एक एक करके वहाँ पर गाना चलता है। और यहाँ पर डायरेक्ट आप CD DVD रोम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव में सीधी जो गाना आपको चलाना है क्लिक करेंगे, सीधा फाइल में जाकर के वहाँ पर गाना चलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, अनुक्रमिक डेटा एक्सेस होता है, मतलब कि सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस होता है। 29 देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है पूछा जा रहा है, तो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तीसरा देखिए, एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाली कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल इसको अभी मैं 1-2 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा, इसको समझाने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का समय लगता है। आपका 3 चीज़ होता है। ठीक है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और एक असेंबलर होता है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, 3 चीज़ हम लोग देखते हैं वहाँ पर, जो कि क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग, जो हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसको मशीन भाषा में चेंज करने का काम करते हैं। जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो तो या तो हाई लेवल लैंग्वेज में रहेगा या फिर लो लेवल लैंग्वेज रहेगा, मतलब कि असेंबली भाषा में रहेगा, फिर हाई लेवल लैंग्वेज में रहेगा। C++, जावा, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब उसको बाइनरी भाषा में 0101 के फॉर्म में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर, या तो असेंबलर, या तो कंपाइलर, या फिर इंटरप्रेटर, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में, ठीक है, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने हेतु कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है, ये बोल रहा है, मतलब कि किसके द्वारा चेंज किया जाता है। तो ये होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी प्रोग्राम हम किया रहता है ना, उसको एक बार में ही क्या कर देता है, मशीन भाषा में चेंज कर देता है। और इसी प्रकार से क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। ये इंटरप्रेटर होता है ना, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करते हैं, एक एक करके वहाँ पर क्या करता है, वो जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको मशीन भाषा में चेंज करते जाता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है, फिलहाल अभी इसका आंसर बस आप लोग दिमाग में रखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बाकी चीज़ों को क्लास वगैरह में चाहें तो ज्वाइन करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना, कई बार आया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, देखो जावा, C++, सी हैशटैग, ये सभी क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा होता है। और बाकी ये जो सी हम लोगों ने देखा, सी हो गया, फोर्टन हो गया, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये इस फिलहाल इसका अंतर ये सबको भी मत पढ़िएगा आप लोग, मतलब एग्जाम में आपको जो पूछा जा रहा है ना, पूछा जाता है वो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछे तो आपको ये सी, फोर्टन, पास्कल, बेसिक, ये सबको याद रखना है। और इसमें किसको याद रखना है, C++ याद रखना है, जावा रखना है, पाइथन रखना है, सी हैशटैग याद रखना है। तो ये सबको इसमें याद रखना है। तो कौन किसके अंतर्गत आता है, बस इतना याद रखिए कि इसका ये सब एग्जाम में नहीं आता है, कौन किसके अंतर्गत आता है, यही सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको याद रखें और इसको याद रखें बस। चलिए, बाकी कंप्यूटर साइंस का पार्ट हो जाता है, हमारे लिए एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो उतना ही पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को डेटाबेस भाषा कहा जाता है। ठीक है, डेटाबेस भाषा किसको कहते हैं इन सब में, तो ये SQL को कहते हैं। ठीक है, देखो जावा खालिस्तान भाषा है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, देखो सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगा जी ये, चलो इसको अभी आप लोग होल्ड में रखिएगा। ठीक है, इसको फिलहाल इसका आंसर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा, और दूसरा चीज़ तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो फिलहाल यही होना चाहिए था। तो इसको अभी आप लोग इसको अगले क्लास में, अगला वीडियो जो आएगा ना उसमें मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, है ना। बाकी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा एग्जाम में इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, और जावा को इसमें यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर इसको होना चाहिए था। बाकी इसको फिलहाल अभी आप लोग होल्ड में रखिएगा। बाकी अगर आपको मालूम होगा इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जावा के बारे में ये फिलहाल एग्जाम में जो आंसर लिया गया है वो यही लिया गया है।
ठीक है। निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिया जा रहा है, तो इसका सही आंसर कौन है, ए है। ठीक है, MS DOS है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट कौन करता है, DOS करता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बार बार आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ठीक है, DOS, विंडोज़ है, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, यूनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। 37वां देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर से वही आ गया, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मोबाइल वगैरह बनाती है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब बनाती है एप्पल। बाकी यूनिक्स, विंडोज़, लिनक्स, ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल। ठीक है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। DBMS सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं, तो ओरेकल क्या है, अलग चीज़ है। MS DOS डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु किस मतलब MS वर्ड है ना, MS DOS नहीं, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने हेतु शॉर्टकट की कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग अगर आपको चेक करना है तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, F7। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं। ठीक है, अगर किसी फाइल को आपको डायरेक्ट डिलीट करना है और उसको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, उसको परमानेंट आपको डिलीट कर देना है, तो क्या कौन सा बटन आपको दबाना पड़ेगा, Shift+ डिलीट का बटन आपको दबाना होगा। वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो सीधा वो डिलीट हो जाएगा वो। देखिए 42 देखिए, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड कौन से कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन की का उपयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो फिलहाल ये F5 जो फंक्शन की है उसको प्रयोग करते हैं। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग करते हैं, मतलब कोई स्लाइड शो बोल रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंटेशन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फंक्शन की F5 का हम लोग प्रयोग करते हैं। 43 देखिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट जो मार्जिन होता है। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट या फिर राइट जो मार्जिन हम लोग यहाँ पर लेते हैं ना MS वर्ड में काम करते समय, उसको क्या कहते हैं, तो इसको इंडेंट कहते हैं। ठीक है, इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, इंडेंट करना बोलते हैं। इस प्रकार से उसको लेफ्ट राइट आप लोग करते हैं। ठीक है, मार्जिन साइड में छूटता है ना, छोड़ते जाते हैं, उसको इंडेंट के नाम से जाना जाता है। चाहे तो उसको खिसका सकते हैं, इधर इस प्रकार से खिसक सकते हैं। कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, PPT के माध्यम से ही मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है। उसके बाद में फिलहाल इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसमें डाल करके पढ़ा रहा हूँ। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही बनता है। तो कौन सा कमांड हमें पहले स्लाइड में लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कमांड है, Ctrl+Home। ठीक, Ctrl+Home दबाएंगे तो पहले स्लाइड में पहुंच जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 44वां क्वेश्चन में है ना, हमको पहले क्वेश्चन में जाना है, पहले स्लाइड में जाना है, तो वहाँ पर हम क्या Ctrl+Home दबा देंगे तो पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये PDF है, यहाँ पर नहीं होगा, वो आपको पावर पॉइंट में होता है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी आया हुआ है, अधिकतम जूम कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है 400। 46 देखिए, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो इंडेंट हम लोगों ने देखा ना, साइड में पैराग्राफ छोड़ते हैं, जिसको मतलब इंडेंट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इंडेंट को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सेंटर अलाइनमेंट बोल रहे हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है और राइट अलाइनमेंट होता है। तो इसमें सेंटर अलाइनमेंट के लिए किसको प्रयोग करते हैं, मतलब किसका प्रेस करते हैं, तो ये Ctrl+E का प्रेस करते हैं। ठीक है, Ctrl+E दबाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाते हैं। ठीक है, F12 बटन किस लिए दबाते हैं, सेव एस डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, F12 दबाने से। 49 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट क्या है, तो ये होता है पेज ओरिएंटेशन, ठीक, हाँ, पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट का अर्थ। एक्सेल में पंक्ति को छिपाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। कौन से कीबोर्ड का मतलब कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+9 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी पंक्ति को छुपाना है उस कंडीशन में। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन बीच में जो आया हुआ था ना, है ना, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आंसर जो लिया गया है वो अलग है और बाकी वहाँ पर हम लोग जो देखें ना, जावा
वो अलग है। ठीक है, तो उसको अपन अगले क्लास में मैं उसको फिर से क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको सेकंड पार्ट जो आने वाला है, ठीक है, ये पहला पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन और हम लोगों ने देखा है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आप लोग व्हाट्सअप से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है, ये 5 जो मेगा टेस्ट होने वाले हैं इसको ज़रूर दिलाइएगा। बहुत सारे लोग उसको टेस्ट को दे रहे हैं, इससे आपको रियल जो कॉम्पिटिशन है उसका पता चल पाएगा। 5 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में ये रखा गया है। ठीक है, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर उसमें नहीं रहेगा, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह यहाँ पर लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग मैसेज करके फिर व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। चलिए, ऑनलाइन क्लास वगैरह भी अगर ज्वाइन करना है तो उस कंडीशन में भी आप लोग यही व्हाट्सअप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।